जी नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे। भारतीय संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे ये 43वां लेक्चर है। आप सभी लोगों का ये इच्छा था कि जल्दी इसको कंटिन्यू करके समाप्त किया जाए। हम उसको लेकर के, इस सीरीज को लेकर के आपसे आगे बातें करना चाह रहे हैं, फिर से आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। हम राष्ट्रपति के टॉपिक को देख लिए थे, हम उपराष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ लिए थे। आज बेसिकली जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे वो है प्रधानमंत्री का। देखिए, प्रधानमंत्री के संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें भी लिखी गई हैं, आमतौर पे जितना राष्ट्रपति के बारे में जितना ब्रॉड हमने चर्चा किया, उतना हम बिल्कुल प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल क्या है कि राष्ट्रपति संघीय ढांचा का एक प्रधान है, और उस प्रधान होने के नाते कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। खासकर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्रपति के बारे में आप इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो संविधान के तमाम सारे पहलुओं पे आपको चर्चा हो जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। कई जगहों पे आपने देखा कि कई जगह डिस्कस करते करते हम प्रधानमंत्री के टॉपिक को पढ़े। तो बेसिकली आज प्रधानमंत्री के टॉपिक में जो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, पूरी प्रधानमंत्री को हम देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक एक्ट आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। उसमें मार्ले और मिंटो नामक दो लोगों का एक तरह से कह सकते हैं अधिनियम था। मार्ले उस समय तत्कालीन भारत के सचिव थे और मिंटो तत्कालीन भारत के वायसराय थे। मार्ले प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में एक बहुत ही कह सकते हैं कोटेशन उन्होंने बोला था कि कैबिनेट रूपी मेहराब का आधारशिला है प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर है। यानी पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने एक ऐसी बातें कह दी कि प्रधानमंत्री समझिए कि एक पिलर है, बहुत बड़ी चीज है, यानी मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर है। किसने बोला था? लॉर्ड मार्ले थे। लॉर्ड मार्ले ने यह बोला था कि कैबिनेट रूपी मेहराब का आधारशिला है प्रधानमंत्री। आज हम प्रधानमंत्री को उसी सेंस में आगे बढ़ाएंगे और आगे कंटिन्यू करके हम बात करेंगे। जरा देखिए तो प्रधानमंत्री के बारे में। ये टॉपिक वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस टॉपिक को जब भी पढ़ें आप, 4 आर्टिकलों पे आपके ज्यादातर फोकस होनी चाहिए। आप कहेंगे कौन कौन आर्टिकल? देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं 74, आप 74 को अच्छे से पढ़ें। 74 के बाद आप 75 को पढ़ें, 75 के बाद आप 77 को पढ़ें, और 77 के बाद आप 78 को पढ़ें। खासकर प्रधानमंत्री के संबंध में जब भी बातें की जाएंगी, इन 4 आर्टिकलों पे आपके पूरे के पूरे फोकस होने चाहिए। दरअसल इन सारे आर्टिकलों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से कि पहला 74 क्या कहता है। आप सबको ये बात पता होगा कि आर्टिकल 74 में भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। चलिए, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं 74 से। अनुच्छेद 74 आपने इसके पहले ही पढ़ लिया था राष्ट्रपति वाले टॉपिक में कि राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, हेड होगा, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो पीएम होगा, अर्थात प्रधानमंत्री होगा। ये बात आर्टिकल 74 में कहा गया था। लेकिन वास्तव में इसमें बदलाव किए गए, और बदलाव क्या किया गया कि इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया। अमेंडमेंट क्या था? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किया गया।
1976 में। और ये संशोधन करके ये कहा गया कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य करेगा इन सभी कार्यों के लिए सहायता देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद। लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह कार्य करने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया, अर्थात राष्ट्रपति बाध्य है। बाध्य। आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 74 को इसलिए ही कहा जाता है कि राष्ट्रपति रबर स्टंप है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है। लेकिन फिर अमेंडमेंट किया गया, एक और अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट कहा 44वां संविधान संशोधन, और ये किया गया 1978 में। और राष्ट्रपति के पावर को कहीं ना कहीं फिर से एक तरह से थोड़ा सा पावर उसको मिला राष्ट्रपति को अमेंडमेंट करके 44वां, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह, अर्थात आप कह सकते हैं कि संसद के द्वारा दी गई साधारण विधेयक जैसे है उन विधेयकों पर या उसके द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये राष्ट्रपति को बहुत बड़ा अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए या पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है। आपने देखा आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 में दो बातें लिखी गई हैं, अर्थात प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सॉरी, राष्ट्रपति एकदम से बाध्य नहीं है, एक बार उसको देने का भी अधिकार है। अब आप कहेंगे कि मैं पढ़ा तो रहा हूं प्रधानमंत्री और उसमें बातें मैं राष्ट्रपति की क्यों कर रहा हूं? वास्तव में आप देखें तो कहीं ना कहीं एक कड़ी है जो जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रधानमंत्री का वर्चस्व किन क्षेत्रों में है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के बारे में। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। सेवेंटी यानी 75 की। देखिए 75 को पढ़ेंगे ना तो सीधे कहा हुआ है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा। पहला लाइन यही नोट करिएगा कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा। जाहिर सी बात है, कंट्री को चलाना है तो एक प्रधानमंत्री होगा। याद रखिए कि जो देश का हमारे प्रधानमंत्री होता है वो हमारी कार्यपालिका का वास्तविक रियल अधिकार प्राप्त होता है उसको, अर्थात वास्तविक प्रधान होता है। वहीं प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट नाम मात्र का प्रधान होता है। अगर इसकी हम नियुक्ति की बात करें, जिस प्रधानमंत्री की बात की गई है प्रधानमंत्री, आपको एकदम से पता होना चाहिए कि इसकी नियुक्ति कोई और नहीं करता बल्कि भारत का राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अब हम थोड़े से इसके बारे में थोड़े से और बातें कर लें। देखिए, राष्ट्रपति ऐसे ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद के रूप में कह सकते हैं कि नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रपति को नियम है कि जो दल या जो पार्टी, जो समूह अगर अपना बहुमत स्पष्ट कर देता है और उस बहुमत दल का जो नेता होता है उस नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ये एकदम से स्पष्ट है। याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है इसके संबंध में किसी भी प्रकार की योग्यता की चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। दूसरा लाइन आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी योग्यता की चर्चा नहीं की गई है। खास बात और याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के संबंध में ये बातें भी हमको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति इसको प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है। एज अ प्रधानमंत्री जरूर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी शपथ ग्रहण करता है एक मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ये बातें अभी आपको पता चलना चाहिए। दूसरा चीज, इसके शपथ ग्रहण करने का इसीलिए संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए क्या संविधान में प्रधानमंत्री शब्द के लिए शपथ ग्रहण का चर्चा है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ नहीं लेता है प्रधानमंत्री का, बल्कि एज अ मंत्री वो पद का शपथ लेता है।
तीसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है तो नियुक्त होने के 6 माह के भीतर, और अगर वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता क्या करनी होती है, ग्रहण करनी होती है। 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करना होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अगर वो सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, तो भी बन सकता है। बस करना क्या होगा कि एक जो पार्टी बहुमत सिद्ध कर दी है उस बहुमत दल ने इसको अपना मुखिया, अपना नेता चुन ले, बस इतना मायने रखता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री जब अन्य मंत्रियों की लिस्ट देता है, वह लिस्ट जो देता है कि फला व्यक्ति को फला मंत्री के पद पर नियुक्त करें, वो प्रधानमंत्री का विवेकी अधिकार होता है। वो प्रधानमंत्री खुद सोचता है। आईएएस 2012 में एक बार यही क्वेश्चन पूछा होता कि क्या मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री को विवेकी अधिकार होता है? तो बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री को विवेकी अधिकार होता है। वो अपने विवेक के आधार पर नियुक्ति कराता है। ये बातें आपको पता चलना चाहिए। देखिए, विवेकी आधार पे राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री को नियुक्ति कर सकता है। अब आप कहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति विवेकी अधिकार पे कर सकता है? ऐसे कर सकता है। देखिए, आमतौर पे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को हटाने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए कि अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, अर्थात लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा में एक तो दल है और कई सारी गठबंधन पार्टियां हैं, और उनमें से कोई भी पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति आगे आए और जो राष्ट्रपति के दिमाग से जो भी पार्टी उनको लगता है, चाहे वो गठबंधन हो, पार्टी हो, जिस पार्टी के पास बहुमत होता है या बहुमत के करीब होता है, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए, या कह सकते हैं उस पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी के लिए उसको आमंत्रित किया जाता है कि आप आए और सरकार बनाएं। और ऐसा हुआ भी है कई बार। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एक बार नीलम संजीवा रेड्डी चौधरी चरण सिंह को भी बुलाए थे, और आपको पता है वो ज्यादा दिन तो नहीं चल पाया, लगभग 6-7 महीने तक सरकार चली। चौधरी चरण सिंह ही वो थे जो कभी संसद नहीं गए, मात्र एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी संसद ही नहीं गया अपने कार्यकाल के दौरान। ये चीजें भी ध्यान रखने वाली चीजें हैं। खैर, दूसरी बात कि अगर हम बात करें तो 1979 में ऐसा मामला हुआ था देखने को। तो पहला केस तो आपको ये समझ में आया कि बहुमत दल, अगर दल ना प्राप्त हो या गठबंधन को किसी को स्पष्ट बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति अपने सूझबूझ से किसी को आमंत्रित कर सकता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेकी अधिकार। अचानक से कभी ऐसा हो जाए, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, उस दौरान भी राष्ट्रपति डिसीजन ले सकता है। और आपको पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तो किस प्रकार से राजीव गांधी की नियुक्ति हुई, क्या क्या उसमें प्रावधान हुआ, उस दौरान राष्ट्रपति की क्या क्या निर्णय थे, विवेकीय शक्ति थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया था। आप तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अगर भंग हो जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है अपने हिसाब से कि लोकसभा की भंग हो गया। याद रखिए, लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, जो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति विवेकीय शक्तियों का कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ खजाने उसको प्राप्त है जो प्रयोग करता है। ये जो भी बातें मैंने आपको बोला, अभी जितनी बातें, ये बातें इसके अलावा जो मैंने बोल करके आपको बोला है उसको आप एक आर्टिकल में लिख सकते हैं, 75 फर्स्ट में कर सकते हैं। जो भी बातें मैंने बोले कि जो विवेकीय शक्तियां थी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, राष्ट्रपति को जो भी विवेकीय शक्तियां हैं, उन सारी बातें आर्टिकल 75 फर्स्ट में। यहां तक समझ में आ गया? याद रखिए, कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए किसी भी सदन का सदस्य चल सकता है। हालांकि
यह एक बड़ा ही डेमोक्रेसी पद्धति है, एक बड़ा लोकतांत्रिक पद है कि अगर हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा से चुन के आए। लेकिन ऐसा भी नहीं। आपको याद होना चाहिए कि 1966 में इंदिरा गांधी राज्यसभा से चुन करके आए थे। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा 1996 से एच.डी. देवगौड़ा ये लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से चुन के आए थे। इसके बाद आपको पता है कि मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल तक राज्यसभा से चुन के आए थे। 2004 की बात कर लें अगर हम, या 2009 की बात कर लें, ये दोनों के दोनों कार्यकाल में मनमोहन सिंह, ये सभी के सभी लोग राज्यसभा से चुन करके आए हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए एक आर्टिकल और नोट कर लीजिए आप लोग, 75 सेकेंड या 2। अब इसमें कुछ बातें आप नोट कर लें जो प्रधानमंत्री के संबंध में। याद रखिए कि अगर मंत्रिपरिषद जो भी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, ये बात कहता है आर्टिकल 75(2). मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न मतलब जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक करेगा। हालांकि यहाँ पे आपको बात पता है कि प्रसाद प्रयत्न जरूर बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा तब तक कब तक रहती है जब तक कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की उसकी इच्छा जुड़ी होती है। अर्थात मंत्रिपरिषद तब तक बना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसकी इच्छा धारण करे, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण करता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री पर यह व्यवस्था लागू नहीं होता, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा दे, ये व्यवस्था लागू नहीं होता। हालांकि सैद्धांतिक व्यवस्था अगर हम देखें तो ये व्यवस्था दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। लेकिन याद रखिए व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा नहीं सकता। आप कहेंगे कि क्यों नहीं हटा सकता, क्यों नहीं हटा सकता? देखिए यहां पर बहुत गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। आप कहेंगे विश्वास का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को अगर जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। यानी सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति उसको प्रसाद प्रयत्न धारण करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा में क्या प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो। ये बातें बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को किसी भी हाल में राष्ट्रपति जो है वो किसी भी हाल में प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब तक उसको विश्वास प्राप्त होगा तब तक उसको कोई भी बर्खास्त नहीं कर सकता प्रधानमंत्री को। सामान्यतः अगर हम देखें इसके बारे में, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाके खंगाल के समझें तो प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि, जिस दिन प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण करता है, शपथ लेता है, उस पद ग्रहण से लेकर के अगला जो लोकसभा 5 साल के बाद जो लोकसभा का जो चुनाव होगा और उस चुनाव के बाद जब तक कि मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता तब तक भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 75(2) में लिखी गई। परंतु याद रखिएगा, एकदम से गौर करिएगा कि जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से लेकर के जब तक कि मंत्रिपरिषद का गठन ना हो जाए तब तक वो बना रहेगा। राष्ट्रपति उसको पद से नहीं हटा सकते। बस केवल क्या होना चाहिए कि उसके पास लोकसभा का विश्वास होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में, इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। तो प्रधानमंत्री स्वेच्छा से अगर चाहे तो अपने पद को त्याग रख सकता है। नोट कर लीजिए, आप नोट लिख लें सभी लोग। कुछ चीजें हैं जो और नोट करा दें इसके आगे, नोट करके लिख लीजिए। देखिए भारत का प्रधानमंत्री है और भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में अगर कभी अविश्वास प्रस्ताव आने पर वो अपना त्याग पत्र स्वयं करना पड़ता है। देखिएगा कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए लोकसभा में तो उसे क्या करना होता है, अपना पद त्याग पत्र दे देना होता है। लेकिन अगर वो
दिक्कत खड़ा करे, त्याग पत्र ना दे, तो उस स्थिति में एकदम अच्छे से लिखिएगा, उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है, उसका पद ही समाप्त कर सकता है। एकदम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बातें आप नोट करके इसमें लिखिएगा, और जो इसके पहले मैंने जो बातें बोला वो 75(2) में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जी चलिए, देखिए ये भी बात पता होना चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, आप लोग नोट कर लें कि मंत्रिपरिषद की बैठक, जहां नोट लिखे थे उसके जस्ट नीचे कंटिन्यू करिएगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक, या आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक के साथ साथ मंत्रिपरिषद के जितने भी कार्य हैं, सभी कार्यों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का बैठक तथा सभी कार्यों, अब आप कहेंगे कि सभी कार्यों का मतलब क्या है? यहाँ पे सभी कार्यों का मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाने वाली, मंत्रिमंडल के द्वारा की जाने वाली जितने भी कार्य हैं, इन सभी कार्यों का संचालन कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होना चाहिए। तो बैठक हो या संचालन हो, सबके कार्य प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने शासन के सभी विभागों को, जब वो शासन कर रहा है, सब्जी की वाजा गद्दी पर बैठा हुआ है, तो जितने भी विभाग हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, नीति आयोग है, ST SC का व्यवस्था किया गया है, कई सारे अलग अलग आयोग हैं, उन सभी आयोगों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री अपने कह सकते हैं कि इस समन्वय करने से एक इकाई के रूप में ये सारी व्यवस्था को पिरो देता है, अर्थात जिससे अब समन्वय करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, तभी तो एक इकाई के रूप में, यानी सभी विभागों से कह सकते हैं कि अटैच कर देता है और सभी विभागों से वो जुड़ा रहता है और सीधे कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, विभागों को निर्देश देना, विभागों को कार्यों का उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना, बंटवारा तक करा देना, ये सारा का सारा कार्य भारत के प्रधानमंत्री का होता है। ये बात भी लिख लीजिएगा। याद रखिए, भारत का प्रधानमंत्री वो एक प्रधान है, और अगर वो प्रधान है, उसकी अगर मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या वो पदच्युत हो जाए। पदच्युत कैसे होगा? मैंने बोला कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और वो नहीं पद से हटना चाहे तो उसको राष्ट्रपति पदच्युत करता है। पदच्युत हो जाए तो ये सभी कंडीशन में जैसे ही उसकी मृत्यु हो, त्यागपत्र हो, पदच्युत हो, तो जो मंत्रि परिषद बना हुआ है वो मंत्रि परिषद का क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा, अर्थात विघटन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर इसकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए या इसका पदच्युत हो जाए तो मंत्रि परिषद विघटित हो जाएगा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद तुरंत क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि मंत्रिपरिषद का जो विघटन है या क्यों हो रहा है? तो विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो फिर इस मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद को किसने स्थापित करवाया था? प्रधानमंत्री। अपने लोगों को अलग अलग विभागों का बंटवारा करा दिया था राष्ट्रपति के थ्रू। याद रखिएगा कि नीति आयोग हो गया नीचे लाइन से, आपको पता है कि योजना आयोग का 1 जनवरी 2015 को नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, और भी कई सारे संस्थान हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अलावा आप कह सकते हैं कि जो आपका अंतरराज्यीय परिषद है, ये परिषद क्या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जल संसाधन का जो परिषद है, ये सभी परिषदों का भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या होगा? तदीन अध्यक्ष होगा।
प्रदेश अध्यक्ष होता है। एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम से बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ ये बातें लिख लीजिएगा कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, और या इसके अलावा कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जल संसाधन, ये सभी चीजों का क्या होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है। इसके अलावा आप नोट करके लिख लीजिएगा कि कुछ बातें और हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री कार्य तो करता है और कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, उस दौरान राष्ट्रपति को विवेकाधिकार प्राप्त होता है, जैसा कि आपने नोट किया। आप एक आर्टिकल नोट कर लें, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है, 77। देखिए 77 को पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल सी एक लाइन लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लें कि संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये बात पता है, और उन सभी कार्यों का जो आवंटन है, बंटवारा है, वो प्रधानमंत्री के थ्रू कराया जाता है, आपको पता है। तो वो करवाता कौन है, प्रधानमंत्री, करता कौन है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 77 में कहा गया है संघ के सभी कार्यों का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे कि फिर मैं राष्ट्रपति की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि करवाता उससे कौन है, उससे करवाता है प्रधानमंत्री, इसीलिए। नेक्स्ट आर्टिकल नोट कर लें, आर्टिकल 78। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, उन समस्त कार्यों को कह सकते हैं कि उन समस्त कार्यों, जितने भी कार्यों किया हुआ है, उसका प्रधानमंत्री का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि राष्ट्रपति जब भी उससे पूछे कि आपने प्रशासन के क्षेत्र में क्या काम किया है, आपने विधि निर्माण के क्षेत्र में क्या काम किया है, आपने मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या काम किया है, कानून बनाने से संबंधित आपने क्या काम किया है, इन सभी कार्यों का प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा। और ये प्रधानमंत्री का क्या होता है, कर्तव्य होता है कि अगर राष्ट्रपति उससे पूछ ले कि प्रशासन के क्षेत्र में, विधि निर्माण के क्षेत्र में, या राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी समय प्रधानमंत्री से बात करके मंत्रिपरिषद में किसी विशिष्ट मुद्दे पर वो सीधे डिबेट करा सकता है, पूछ सकता है, लिखवा सकता है, उनसे काफी चर्चाएं कर सकता है। ये आर्टिकल 78 में कहा गया। इस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातें हो गई। याद रखिएगा कि नोट कर लीजिए आप लोग, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, नेहरू जी, इसके अलावा इंदिरा गांधी और शास्त्री जी, आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री, जिसका ताशकंद में मृत्यु हो गया था। और ये तीनों कार्यकाल के दौरान हो रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी, ये तीनों के तीनों कार्यकाल के दौरान मरे थे। अब ये कहेंगे कि राजीव गांधी, नहीं, राजीव गांधी चुनाव के समय उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको अलग रखिएगा। गुलजारी लाल नंदा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 कार्यकाल तक लगातार वो कह सकते हैं कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले गुलजारी लाल नंदा। चौधरी चरण सिंह के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि संसद नहीं गए थे, मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पद पर रहते हुए मोरारजी देसाई, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मात्र वही एक ऐसे हैं जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, मोरारजी देसाई, और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दे दिया था। तो इस तरह से आज प्रधानमंत्री का पोर्शन समाप्त हुआ। कल हम इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो डालेंगे, महान्यायवादी, फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।